हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आज के सत्र में फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिफरेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे और उनका स्टार्टिंग कहां से होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, 12th में पढ़ते हैं। आज हम कुछ बेसिक चीजें लेकर के चल रहे हैं जो 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद के वीडियोस में हम 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए इसका एडवांस वर्जन भी लेकर के अवश्य आएंगे। तो आइए आज हम इन बेसिक चीजों को जानते हैं फॉर 10th एंड 12th स्पेशली, और जो साइंस के अदर ग्रुप्स भी हैं, जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, उनके लिए भी ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? नॉर्मली क्वेश्चन कर लिया जाता है कि व्हाट इज चार्ज या व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम किसी पार्टिकल के मास को उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे एक्सप्लेन कर पाते हैं, इसी तरीके से हम उसके चार्ज को भी उसके प्रॉपर्टी के बेस पर ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम चार्ज को देखकर या टच करके, या हम सोचे फिंगर से हम टच कर लें या आईज से हम देख लें, तो यूं डायरेक्टली हम अपनी आईज का यूज करके या फिंगर्स का यूज करके उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो भी सब्सटेंस हमें अपने आसपास दिखाई पड़ते हैं वो सभी एटम्स से बने हुए हैं, और एटम्स भी उससे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। ये सभी बात आप सभी स्टूडेंट ये बात जानते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, आपको ये भी ज्ञात है कि भले ही बहुत छोटे पार्टिकल हैं और उसका मास बहुत कम है इन पार्टिकल्स का, लेकिन जो भी है स्मॉल वैल्यू ही सही, स्मॉल मैग्नीट्यूड ही सही, लेकिन उसका मास है। और जितने भी मासिव पार्टिकल्स हैं नेचर में, यानी वो पार्टिकल्स जिनके पास मास है, जिसका भी मास है, वो सभी एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते आए हैं। आप सभी को ग्रेविटेशनल फोर्स और मास की जानकारी अवश्य होगी। यानी जिन पार्टिकल्स का भी मास है वो पार्टिकल्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं या एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं, मासिव पार्टिकल्स, जिसे आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरीके से जैसे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, पार्टिकल्स एक दूसरे पर लगाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जिसे हम कहते हैं चार्ज। और जिस भी पार्टिकल्स के पास ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये चार्ज का नेचर पाया जाता है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स से डिफरेंट फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी ये पार्टिकल्स जिनमें चार्ज की प्रॉपर्टी होगी वो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी एक फोर्स लगाते हैं। वो जो एक्स्ट्रा फोर्स लगता है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स पार्टिकल्स एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जिस तरीके से मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी को फ्रेंड्स हमने यहां दिखा दिया है। द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकॉज ऑफ देयर मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कौन से पार्टिकल्स में हमने ये एक्स्ट्रा फोर्स जिसे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कहा ऑब्जर्व किया गया? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स में। न्यूट्रॉन्स में ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, जबकि न्यूट्रॉन्स के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है।
यानी न्यूट्रॉन्स में मास तो है लेकिन न्यूट्रॉन्स में चार्ज नहीं होगा। इसी वजह से न्यूट्रॉन्स एक दूसरे पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं एक्सर्ट करते। तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस एक्स्ट्रा फोर्स विच इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रेंड्स, यहां ये भी क्लियर कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत लार्ज फोर्स होता है और दिस एक्स्ट्रा फोर्स इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। सो अपार्ट फ्रॉम देयर मासेस, protons and electrons must possess some additional intrinsic property। यानी मास तो है ही, तीनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स में मास पाया गया, लेकिन एडिशनल एक प्रॉपर्टी आई प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में जो कि न्यूट्रॉन में नहीं है। एंड द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी हमें मिलती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और इस एडिशनल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्रॉपर्टी आपके न्यूट्रॉन्स में नहीं पाई जाती है और इसकी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के अलावा भी नेचर में वो ऑब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उनमें भी वो प्रॉपर्टी पाई जाएगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो रहा है और वो प्रॉपर्टी क्या होगी? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फ्रेंड्स, इस तरह से प्रॉपर्टी के बेस पर ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सप्लेन करते हैं। अब चार्ज तो हमने जान लिया कि एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है, लेकिन इसकी चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होंगी? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट यहां ये आपको जान लेना आवश्यक है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो टर्म आया तो नेचर में ये ऑब्जर्व किया गया कि टू टाइप्स ऑफ चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज कहा गया और एक नेगेटिव चार्ज कहा गया। यानी नेचर में दो तरीके के चार्ज एग्जिस्ट होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या हमें मिला? द लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया गया है फ्रेंड्स कि लाइक चार्जेस यानी जो एक तरीके के चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपल करेगा और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपल करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। मान लीजिए दो, ये अगर हम कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएं तो लाइक चार्ज रिपल करेंगे, इनके बीच जो फोर्स आएगा ये इनको एक दूसरे से दूर हटाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हैं, यानी पॉजिटिव के पास नेगेटिव लाएं या नेगेटिव के पास हम पॉजिटिव ला रहे हैं, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्जेस सिमिलर चार्ज रिपल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है फ्रेंड्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज सेम। यानी यहां हम ये कह लें एलिमेंट्री का मतलब है जो स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू जो कि फ्री कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकती है, सबसे छोटी से छोटी चार्ज की वो क्वांटिटी जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करती है नेचर में, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। यानी जो स्मॉलेस्ट चार्ज जो कि नेचर में हमें मिल सकता है वो अगर नेगेटिव कहें तो नेगेटिव में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो भी उसकी वैल्यू आएगी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
और इससे छोटी वैल्यू का नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। यानी अगर आप चाहें इसका हाफ चार्ज आप कहीं ट्रांसफर करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज विच एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर। स्वतंत्र रूप से जो एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव है तो माइनस में इतनी वैल्यू, पॉजिटिव है तो प्लस में इतनी वैल्यू। यहां फ्रेंड्स बता दें कि ये जो हमने C लिया है ये कूलम को रिप्रेजेंट करता है। C यानी कूलम, दैट इज द SI यूनिट ऑफ द चार्ज। चार्ज की SI यूनिट है कूलम। तो फ्रेंड्स ये दो प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी इलेक्ट्रिक चार्ज की। नेक्स्ट आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स? द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब यहां एक नया टर्म हम लेकर के आ रहे हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटा वर्ड से बना है फ्रेंड्स क्वांटाइज्ड, और क्वांटा का मीनिंग आप समझ लीजिए कि बंडल। तो क्वांटाइज्ड होने का मीनिंग क्या हुआ कि चार्ज जो है बंडल्स में, पैकेट्स के फॉर्म में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसा अभी हमने कहा इस पिछले वाले जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज दैट एग्जिस्ट इन द नेचर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी इससे छोटी चार्ज की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब अगर हमें चार्ज को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम ये एक बंडल मान लें, एक पैकेट मान लें, एक क्वांटा मान लें इसको, तो इतनी वैल्यू जाएगी, या इसका 2 टाइम्स जाएगा या 3 टाइम्स जाएगा। लेकिन इसको छोटे से छोटे टुकड़ों में हम बांट करके इसका ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो क्वांटाइज्ड होने का यही मीनिंग हुआ फ्रेंड्स कि चार्ज जो है बंडल्स के फॉर्म में है। यानी हम ये कह लें कि एक बंडल में इतना चार्ज ही पॉसिबल है। इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, पर इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटा मीन्स बंडल। तो यहां चार्ज कैसा हो गया? चार्ज की प्रॉपर्टी है कि ये क्वांटाइज्ड है। दैट मीन्स द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई। ये ई जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन को शो करती है, या हम ये कह ले ये ई वैल्यू इस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है चार्ज की। यानी E जहां पे लिखा है आप समझ लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज की बात कर रहा है। तो यहां जो प्लस माइनस E आया, प्लस है तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और माइनस है तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब चूंकि इस चार्ज की वैल्यू को हम ब्रेक नहीं कर सकते, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चार्ज देंगे वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1e 2e 3e 4e। जैसे हमने यहां लिखा चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट Q इज इक्वल टू n टाइम्स E। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में हम चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज अगर करना चाहें तो वो E के स्टेप्स में ही इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, 1e 2e 3e 4e। और इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसी को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट नेचर ऑफ द चार्ज। यानी कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है, बंडल्स के फॉर्म में हम चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। 1e 2e 3e 4e ये क्या है? डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। अब अगर आपसे कोई कहता है किसी ऑब्जेक्ट में Q नंबर ऑफ चार्ज है, फ्रेंड्स देखिए यहां से भी न्यूमेरिकल बनते हैं। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें अलग से कोई एफर्ट नहीं करना। अगर हम इस थ्योरी को अच्छे से समझते हैं तो ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगते हैं। जैसे आपको न्यूमेरिकल दिया गया, किसी ऑब्जेक्ट में ये कैपिटल Q नंबर चार्ज है, टोटल कैपिटल Q कूलम चार्ज है, और आपसे कहा जाए कि बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उस ऑब्जेक्ट में।
यानी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है और टोटल चार्ज बता दिया, और ये E की वैल्यू यानी 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो टोटल चार्ज ऑब्जेक्ट में दिया है उसको यहां रख दें, E की वैल्यू रखें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू n है। तो n कैसे निकलेगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन E। जैसे ही E की वैल्यू से टोटल चार्ज को आप डिवाइड करेंगे, आपको उस सब्सटेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आप क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी के बेस पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो थी तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा कि चार्ज का नेचर है क्वांटाइज्ड होना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को जितना चार्ज देते हैं, सारे का सारा चार्ज एक बार में तो नहीं जाता, हम कई बार में चार्ज दे सकते हैं। हम वो पॉजिटिव में भी दे सकते हैं, हम वो नेगेटिव में भी दे सकते हैं। और लास्ट में आपसे पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट में कितना टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए जितना भी चार्ज जितनी बार में हमने दिया उन सब का हमें अलजेब्रिक सम लेना है। अलजेब्रिक सम आप समझते हैं कि उसके साइन के साथ उसका सम लेना है। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हमने +5 कूलम चार्ज दिया और उसके बाद -3 कूलम चार्ज दिया और आपसे पूछा टोटल कितना चार्ज है, तो आप क्या कहेंगे, +5 में +-3 चार्ज आप करेंगे। जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस इंटू माइनस होगा और प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग माइनस आएगा, यानी हमें क्या मिलेगा, +5 - 3 इज इक्वल टू +2 कूलम। ये आपको मिल जाएगा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज से आपने निकाल लिया कि उस ऑब्जेक्ट में टोटल चार्ज कितना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स एडिटिव नेचर आप समझ गए, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द algebraic sum of all the electric charges distributed on the different parts of the object, यानी जितना भी चार्ज दिया उस सब का हमें algebraic sum ले लेना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग होता है फिक्स रहना, कांस्टेंट रहना, यानी कोई अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, फ्रेंड्स देखिए कंजर्वेशन वर्ड जहां आता है वहां हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं, यानी ना तो उससे चार्ज बाहर जा रहा है ना बाहर से अंदर आ रहा है, तो जितना भी उसका चार्ज है वो कांस्टेंट बना रहेगा। ऐसा सिस्टम है हमारे पास जिसको एक बार चार्ज दे दिया वो आइसोलेट हो गया, यानी उसको ना हम चार्ज देंगे और ना उससे बाहर जाने पाएगा, तो जितना भी चार्ज है उस आइसोलेटेड सिस्टम का दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ये 5th प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। तो ये तो थी फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। और जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं फ्रेंड्स तो इसी से हमें आगे की एक टर्म मिलता है इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही फ्रेंड्स चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता है तो चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट हमें देता है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज द इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, अगर t टाइम में q चार्ज फ्लो कर रहा है तो रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, q अपॉन t। तो जैसे ही q अपॉन t करेंगे वो हमें इलेक्ट्रिक करंट दे देगा। इस इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, शो करते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने पीछे देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसे हम यूनिट कूलम से मेजर करते हैं। SI यूनिट चार्ज का है कूलम और टाइम की SI यूनिट होगी सेकेंड।
तो इसी फॉर्मूले से जहां हमने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी I इज इक्वल टू Q अपॉन T, इतना चार्ज T टाइम में फ्लो किया तो टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन आपको करंट देगा। इसी फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जहां आपको चार्ज दिया है और टाइम दिया है, करंट पूछी है, आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे, सिर्फ वैल्यू रखनी है। और अगर आपको करंट की SI यूनिट बतानी है तो भी यहीं से बता देंगे, कैसे? चार्ज की SI यूनिट अपॉन टाइम की SI यूनिट। तो चार्ज की यूनिट क्या है SI? कूलम, और टाइम की है सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड हो जाएगी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी कूलम पर सेकेंड को हम CS इनवर्स शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसी कूलम पर सेकेंड को एक नाम दे दिया गया एम्पियर, यानी अब हम कह सकते हैं कि करंट की SI यूनिट हो जाएगी एम्पियर। अब इसके और स्मॉल टर्म्स हम यूज करते हैं कई बार। तो फ्रेंड्स यहां पे हमारे पास है एम्पियर्स की जो उससे छोटी यूनिट्स भी हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली, वो होगा मिली एम्पियर। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जहां टर्म मिली आ गया तो वो ऑफकोर्स 10 टू द पावर -3 एम्पियर्स के इक्वल होगा। और आप सभी जानते हैं कि 10 टू द पावर -3 एम्पियर को आप लिख सकते हैं एम्पियर अपॉन 10 टू द पावर 3। ये नेगेटिव था, नीचे जाकर के पॉजिटिव में हो गया 10 टू द पावर 3। इससे भी मिली एम्पियर से भी छोटी हमें यूनिट करंट की चाहिए तो हम माइक्रो एम्पियर यूज करते हैं। ये सिंबल माइक्रो के लिए 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं एम्पियर अपॉन 10 टू द पावर 6। फ्रेंड्स, करंट जो हमने पढ़ा, इसे मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं अमीटर। करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। और एमीटर का रेजिस्टेंस फ्रेंड्स बहुत ही लो वैल्यू का होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। और इसे हम जिस भी कंडक्टर से हमें करंट मेजर करना है कि कितना करंट उस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, उसके साथ इसे सीरीज में ही हमेशा कनेक्ट करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स हमने यहां पे ये डायग्राम बनाया हुआ है। आप इस डायग्राम को देखिए कि करंट मेजर करने के लिए एमीटर का यूज करते हैं। ये फ्रेंड्स एमीटर का सिंबल है। इस कंडक्टर से हमें करंट फ्लो कराना है तो जो रेजिस्टेंस है उसके लिए ऐसा सिंबल हम यूज करते हैं। इससे हमें करंट फ्लो कराना है और उस करंट को इस एमीटर जिसका ये सिंबल है इससे मेजर करना है। करंट फ्लो कराने के लिए हमें बैटरी या सेल चाहिए। देखिए, बैटरी या सेल को डायरेक्ट सीरीज में कनेक्ट करना होता है। अगर इसमें देखिए एक बड़ा और एक छोटी लाइन हो सिर्फ, तो बड़ी वाली लाइन प्लस और छोटी वाली लाइन माइनस की तरफ होगी, वो सिंबल होगा सेल का। और अगर कई सारी हम बड़ी और छोटी लाइन ऐसे खींचते जाएं, बड़ी से स्टार्ट किया छोटी से एंड करेंगे, तो ये बन जाता है बैटरी का सिंबल। और दोनों ही सोर्स हमें मिल जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, जिनसे करंट फ्लो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने बैटरी लगा दी जिसका ये सिंबल होगा एक बड़ी एक छोटी लाइन बनाते हुए। यहां देखिए की, इसको हम की कहते हैं। की का मतलब एक तरीके से स्विच, यानी स्विच ऑन कर दिया तो करंट जाएगी, स्विच ऑफ कर दिया तो करंट नहीं जाएगी। अब देखिए, अभी थोड़ी देर के लिए अगर इसको आप भूल जाते हैं ये कनेक्शन, तो आपको सिर्फ इतना कनेक्शन दिखेगा, यानी आप सीधे से देख रहे हैं कि
हमें जो एमीटर है जिसके थ्रू हम करंट मेजर करेंगे, उसका एक एंड हमने इस रेजिस्टेंस या कंडक्टर से जोड़ दिया और दूसरा एंड देखिए बैटरी की तरफ जा रहा है, फिर बैटरी को की से जोड़ा और की को दूसरा एंड रेजिस्टेंस जो था उससे जोड़ दिया। तो इस कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। यहां देखिए सीरीज में कनेक्शन है। अब अगर इस एमीटर का रेजिस्टेंस, एमीटर यानी जिससे हम करंट मेजर कर रहे हैं, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये सेल या बैटरी से जो करंट हम फ्लो करा रहे होंगे अपने रेजिस्टेंस की वजह से ही ब्लॉक कर देगा। रास्ते में समझ लीजिए एक ब्लॉकेज बैठ गया, रास्ते में एक ब्लॉकेज आ गया, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब ही है कि पाथ में कितना हिंड्रेंस आ रहा है, कितनी रुकावट आ रही है। तो इसका रेजिस्टेंस कम रखना है जिससे ये अपने आप से कोई रुकावट ना डाले, जो करंट हम फ्लो करा रहे हैं उसको मेजर करके दे। और इस तरह से ये जो कनेक्शन है ये सीरीज कनेक्शन हुआ। एमीटर सीरीज में जुड़ा हुआ है कंडक्टर या रेजिस्टेंस के साथ में। अब फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, हमने क्या कहा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज द करंट। तो वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों ही केस में करंट तो हमें मिलेगी, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अलोंग द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। यानी किसी सर्किट में जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा वो डायरेक्शन होगी करंट की। या नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव होते हैं और कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से ही करंट मिली। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्ज या अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन होगी करंट की। और फ्रेंड्स डायग्राम से एक चीज और देख लीजिए कि ये जो बड़ा वाला है सेल का लाइन, ये प्लस होता है और छोटी वाली लाइन माइनस होती है। तो करंट की डायरेक्शन इस सर्किट में आप इस सेल को देख के कैसे डिसाइड करेंगे? प्लस वाले साइड से करंट स्टार्ट करेगी और सर्किट कंप्लीट करके माइनस वाली साइड की तरफ चली जाएगी। यानी जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन। तो इस सर्किट में ये पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन है। यानी इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करेंगे? इस बैटरी के नेगेटिव एंड से निकल करके पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा। तो नेगेटिव चार्ज से अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है करंट। अब फ्रेंड्स जब हम करंट पढ़ रहे हैं, हम चार्ज पढ़ रहे हैं, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पढ़ना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हम इस्टेब्लिश करते हैं तब तक हमें करंट नहीं मिल सकती। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हम यहाँ टॉपिक को देखते हुए शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे और इसका हम एडवांस वर्जन स्पेशली 12th क्लास के लिए जो जरूरत होती है और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अदर जो ब्रांच हैं जो साइंस से जुड़े उनके लिए, तो उसका एडवांस वर्जन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहां हम क्या कहेंगे? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रेंड्स चार्ज की हमने बात की, चार्ज जो है अपने चारों तरफ एक ऐसा इफेक्ट जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी एक चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जो इफेक्ट जनरेट किया जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक दूसरा चार्ज लेकर के आए और उस फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस दूसरे चार्ज को मूव कराएं। तो हमें चार्ज को मूव कराने में कुछ वर्क करना पड़ता है। मान लीजिए हमने कैपिटल क्यू चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और डब्ल्यू जूल वर्क हमने किया। क्यू कूलम चार्ज को मूव कराया और डब्ल्यू जूल वर्क किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्यू चार्ज को मूव कराने में। तो उन गिवन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V इज इक्वल टू, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स, इज इक्वल टू W अपॉन Q।
यानी टोटल वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज Q को ले जाने में W वर्क हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस उन पॉइंट्स के बीच हो गया W अपॉन Q। और इसी को हम क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एकांक आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क हमने किया, उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमने बार बार पॉइंट्स कहा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, हम किन किन पॉइंट्स के बीच चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहां क्या मिला? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहां देखिए, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए डिवाइस जो यूज करते हैं वो वोल्ट मीटर है, जिसका ये सिंबल है वोल्ट मीटर का। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर एमीटर को सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। इस कनेक्शन को कहते हैं पैरेलल। अब यहां इस कंडक्टर के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो जिन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उन्हीं के बीच हम पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, तो हमें वोल्ट मीटर से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट की हमें डिवाइस कैसे कनेक्ट करनी है हमें पता चल गया, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो भी पता चल गया। पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, आप ये भी जान गए। अब इसी फॉर्मूले से जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने यूज किया, हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो दिए जाएंगे सॉल्व कर सकते हैं। आपको वर्क डन मिल जाएगा, Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में W जूल वर्क आपको दिया गया। आपसे कहा गया उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो इस फॉर्मूले को यूज करिए, W की वैल्यू लिखिए, Q की लिखिए, V निकल जाएगा। और V की यूनिट SI यूनिट फ्रेंड्स वोल्ट होगी, जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट इसकी यूनिट होगी, V से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां से अगर हम देखें तो वोल्ट इज इक्वल टू W की यूनिट SI यूनिट जूल और Q की कूलम, यानी वोल्ट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। वोल्ट को ही हम कहते हैं जूल पर कूलम, जिसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहीं से कई बार आपसे पूछा जाता है कि वोल्ट की डेफिनेशन दीजिए, तो फ्रेंड्स यहां से देखिए, ये 1 कब होगा? जबकि W 1 हो जाए 1 जूल और Q हो जाए 1 कूलम, यानी 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge from one point to other। ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो ये 1 वोल्ट हो गया। यानी 1 जूल वर्क अगर करते हैं 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो उन पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही 1 वोल्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज हम आपको बताएंगे। द वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, आपको बता चुके हैं। इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। फ्रेंड्स, जिस तरह से एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। क्यों? ये लो रेजिस्टेंस अगर नहीं होगा एमीटर, तो ये ब्लॉक कर देगा सर्किट को, यहां पे ज्यादा हिंड्रेंस ये प्रोड्यूस करेगा और करंट को नहीं जाने देगा। अब वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस का डिवाइस है। क्यों? क्योंकि अगर ये लो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो यहां जो करंट आई उसको 2 रास्ते मिले, एक इधर जाने का और एक इधर जाने का। अगर इसका रेजिस्टेंस इससे कम हो गया तो करंट ज्यादा रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी ही नहीं, वो कम रेजिस्टेंस वाले पाथ से निकल जाएगी, यानी यहां से करंट नहीं निकलेगी जहां से हमें फ्लो कराना है। और अगर हम इस वोल्ट मीटर को हाई रेजिस्टेंस कर देते हैं तो
बहुत थोड़ी सी करंट यहां से जाएगी, बाकी सारी करंट जिस रास्ते से हमें फ्लो कराना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वहीं से फ्लो करेगी। यहां सिर्फ उतनी ही करंट हम जाने देंगे जितना कि इस वोल्ट मीटर को अब फंक्शन करने के लिए जरूरी है। इसलिए वोल्ट मीटर को हाई रेजिस्टेंस रखते हैं जिससे यहां से कम करंट जाए, सारी करंट उस रास्ते से जाए जहां से हमें फ्लो कराना है। हम करंट को इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कराना चाह रहे हैं, इसलिए इसको हाई रेजिस्टेंस कर देते हैं। यानी वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। सेल और बैटरी इज यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना जरूरी है जिससे हमें करंट मिले, और वो हम पोटेंशियल डिफरेंस किससे प्रोड्यूस करते हैं? सेल या बैटरी से। जब तक हम सेल या बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे करंट फ्लो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमें नहीं मिलता। और करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहां देखिए फ्रेंड्स, बैटरी का पॉजिटिव एंड यानी हाई पोटेंशियल, नेगेटिव एंड यानी लो पोटेंशियल, और करंट किधर जा रही है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो आप कहीं भी इसे देखिएगा, आप कहीं भी अप्लाई करेंगे, हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में ही फ्लो करेगी। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इस वीडियो में इतना ही। इसे आप अच्छे से पढ़ें और आगे की वीडियोस, आगे की जानकारी के लिए देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।